ये वेयर इज योर टीम? कहाँ इकोनॉमिस्ट की तरह दिखाओ जरा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह दिखाओ जरा। आज इंडियन एक्सप्रेस में अगर एक आर्टिकल लिखवाना हो, कितने लोग हैं, कितने तैयार किए हैं जर्नलिस्ट जो लिखे? तो नहीं, ये समाज सबको हुक्मरान बनना है, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना है। पॉलिटिकल पावर कैप्चर करके क्या करेंगे ये पता नहीं है। अरे राजनीतिक सत्ता आने के बाद उसको चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। वो एक्सपर्ट्स बना है? खाली राजनीति एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे तो उसका पीएस जो है वही जनउधारी रहेगा, उसको गलत फलत में फंसा देगा। सीए नहीं है तो आपको पता है पैसा कहां इन्वेस्ट किए हैं, उधर ईडी को इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसका पैसा इधर। वही आदमी, क्योंकि आपका सीए नहीं। अगर कोई संगठन का आदमी है और कह रहे हैं कि हम संगठन चला रहे हैं, कैडर चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लाइब्रेरी कहां है बताओ जिसमें से पढ़ाई होती है? और कौन कौन किताबें हैं? लाइब्रेरी पे कितना खर्च होता है? बगैर पढ़े हुए कैडर थोड़ी चलता है। अगर आप गालियां दे रहे हो कोई सवाल उठाने पर, तो जैसे अंधभक्त उधर है आरएसएस के, वैसे अंधभक्त आप भी हो। 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है लोग कार्यक्रम के नाम पर, और वक्ता इंटेलेक्चुअल आपको फ्री में चाहिए। ये स्पष्ट रूप से कहना जरूरी है। जितने ये कार्यक्रम होते हैं, क्यों लिखा था मैंने, वो क्या लोग अपने व्यक्तिगत पैसा से करते हैं या सार्वजनिक पैसा से करते हैं? बता दीजिए कि अकेले मैं 2 लाख रुपया खर्च करके कार्यक्रम कर रहा हूं, आपके घर में बेटी की शादी होगी तो मैं अपने टिकट से जरूर आऊंगा। इसलिए लिखा था, मेरा अनुभव है, वो साझा करना जरूरी है। कई बार लोग बुला लेंगे कि आ जाइए टिकट लेकर, यहां आपको टिकट का पैसा दे देंगे, 1 रुपया नहीं देता है। कई बार बुला लेंगे, टिकट होगा 12,000 का, पकड़ा देंगे 4,000। आप बताओ, इतनी सैलरी मुझे मिलती है कि महीना में मैं 8 टिकट हवाई जहाज का कटा सकता हूं? मुझे मत बुलाइए। जितने ये कार्यक्रम होते हैं, क्यों लिखा था मैंने, वो क्या लोग अपने व्यक्तिगत पैसा से करते हैं या सार्वजनिक पैसा से करते हैं? बता दीजिए कि अकेले मैं 2 लाख रुपया खर्च करके कार्यक्रम कर रहा हूं, आपके घर में बेटी की शादी होगी तो मैं अपने टिकट से जरूर आऊंगा। इसलिए लिखा था, मेरा अनुभव है, वो साझा करना जरूरी है। कई बार लोग बुला लेंगे कि आ जाइए टिकट लेकर, यहां आपको टिकट का पैसा दे देंगे, 1 रुपया नहीं देता है। कई बार बुला लेंगे, टिकट होगा 12,000 का, पकड़ा देंगे 4,000। आप बताओ, इतनी सैलरी मुझे मिलती है कि महीना में मैं 8 टिकट हवाई जहाज का कटा सकता हूं? मुझे मत बुलाइए। और शांत वातावरण, बातचीत हो, नहीं तो हर प्रोग्राम हमारे लोगों का वो कल्चरल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। काम की बात कम होती है और ज़्यादा बुके और शॉल और तमाम करते करते 1-2 घंटा चला जाता है उसमें। तो ये शानदार, मुझे लगता है मेरी नज़र से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें औपचारिकताएं नहीं हुई और बात हुई। और 3 घंटा से मैं भी बैठा हुआ हूँ और कैसे बीत गया पता भी नहीं लगा। जो लोग भाषण देते हैं, भाषण देने वाले लोग सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन मैं श्रोता भी हूँ और अपने छात्रों से, दोस्तों से कहता हूँ कि यदि लीडर बनना है तो पहले फॉलोअर बनो, अच्छा रिसर्चर बनना है तो पहले अच्छा स्टूडेंट बनो, और अगर वक्ता बनना है तो सबसे पहले एक बढ़िया श्रोता बनो, तब आप वक्ता बनेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है और गाने के माध्यम से हमारे युवा साथी ने वो सही बात कही। एक लेख में मैंने ये लिखा था, वो प्रिंट में छपा था, भीमा कोरेगांव कब्र फोड़कर बाहर आई एक गौरव गाथा। प्रिसाइजली यही आर्गूमेंट मैंने दिया था, क्या संभव है कि 500 लोग 28,000 को हरा दे? तो कैसे हरा दे उसकी मैंने
कल्पना करने की कोशिश की थी कि आखिर कैसे हुआ होगा ये, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन आज दो महत्वपूर्ण बात हुई हैं। सारी बातें महत्वपूर्ण थी, लेकिन दो बातों ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। पहले वो शुरू करता हूं और उसके बाद मैं विषय पर आऊँगा। चूँकि 45 मिनट मुझे बोलना है, तो विषय पर बोलूँगा अस्पृश्यों का विद्रोह कल, आज और कल। अस्पृश्यों का विद्रोह कल, आज और कल। और जो लोग गुरु घासीदास बनाम अंबेडकर, अंबेडकर बनाम रविदास तमाम काम कर रहे हैं, उनके लिए पहले एक संदेश है कि ये मामला बनाम का नहीं है, ये मामला कंटिन्यूटी का है। वो संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और रिफाइन होता रहा। डॉक्टर अंबेडकर के फेज में वो और अधिक रिफाइन हुआ बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के प्रश्न को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया। उसके पहले भी सब लोग लड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से वो कंटिन्यूटी है। इसलिए कृपया वर्सेस बनाम न बनाएं, इस बात को समझिए ना। अदरवाइज शायद वो लोग होते अभी तो वो लोग खुद ही दुखी हो जाते। जो काम गुरु, कल मैंने विस्तार से बात रखी है बिलासपुर में कि कैसे कंटिन्यूटी है। कृपया आप लोग आज 9 बजे रात में अम्बेडकर नामा पर उसको आप सुन सकते हैं। आज उसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं एक ही बात लगातार नहीं बोलता रहता। एक ही भाषण 10 साल से नहीं बोलता रहता। जहां मैं जाता हूं, मैं 3 प्रोग्राम में हूं अभी, 3 अलग अलग विषय पर मैं बोलूंगा। पिछली बार भी आया था, 4 बार बोला और 4 अलग अलग बिंदुओं पर बोला। तो कल जो मैंने बातें कही है यूट्यूब पर जाके सुन ले। आज मैं जो बात कहूंगा फिर कल मुझे बालाघाट में बोलना है। 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैडम क्या नाम था उनका, अमृता मिलन, ये जरूरी है आप सबको जानना। और हम जैसे लोग कैसे काम करते हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये बोलते हैं तो लोग कहते हैं प्रोफेसर हो क्या। मतलब ये सारी उम्मीदें जो हैं आप प्रोफेसर से पाल के बैठते हैं। ठीक है कि प्रोफेसर आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आएगा और भाषण देगा, बताएगा, पेज नंबर लेके मैं चलता हूं, बगैर पेज नंबर के बात नहीं करता, सब काम करेगा। लेकिन कैसे करेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मुफ्त में प्रोफेसर काम करेगा। मैंने एक बार फेसबुक और ट्विटर पे लिखा था, और ये चूंकि संदर्भ आ गया इसलिए बोलना जरूरी है। और एक साहब और चले गए, शायद केसकर साहब चले गए हो? अच्छा, एक बार मैंने फेसबुक और ट्विटर पे लिखा था कि मुझे अगर कोई बुलाते हो तो हवाई जहाज का टिकट भेजो, संभव है तो एग्जीक्यूटिव में भेजो, और बढ़िया होटल बुक करो, बढ़िया खाना खिलाओ, तब आऊंगा, नहीं तो मुझे मत बुलाओ। बहुत लोगों ने उस पर गालियां भी लिखी कि हमें तो हवाई, जैसे मैं हवाई जहाज पे चलता ही नहीं, मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं चलूंगा नहीं। बहुत लोगों ने तरह तरह के उस पर कमेंट्स किए। मैंने क्यों लिखा था ये बात, पहले ये पूछिए। और ये सारे एक्टिविस्ट जो चाहे दिल्ली से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, पटना से आते हैं, सब लोगों की व्यथा थी। खुल के कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं हूं बेबाक आदमी, बाबा साहब का बिगड़ा चला हूं, जो बोलना आता है मुंह पे बोल देता हूं। अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे जाओ। मैं हूं तो आपकी वजह से नहीं हूं, मैं हूं तो जैसे संविधान की वजह से आप हैं वैसी मैं भी हूं, तो मैं मुंह पे बोल देता हूं। जितने ये कार्यक्रम होते हैं, क्यों लिखा था मैंने, वो क्या लोग अपने व्यक्तिगत पैसा से करते हैं या सार्वजनिक पैसा से करते हैं? बता दीजिए कि अकेले मैं 2 लाख रुपया खर्च करके कार्यक्रम कर रहा हूं, आपके घर में बेटी की शादी होगी तो मैं अपने टिकट से जरूर आऊंगा। इसलिए लिखा था, मेरा अनुभव है, वो साझा करना जरूरी है। कई बार लोग बुला लेंगे कि आ जाइए टिकट लेकर, यहां आपको टिकट का पैसा दे देंगे, 1 रुपया नहीं देता है। कई बार बुला लेंगे, टिकट होगा 12,000 का, पकड़ा देंगे 4,000। आप बताओ, इतनी सैलरी मुझे मिलती है कि महीना में मैं 8 टिकट हवाई जहाज का कटा सकता हूं, मुझे मत बुलाइए। इंटेलेक्चुअल्स आपको फ्री में चाहिए नहीं,
बाकी सबको पैसा देना है, बाकी सबका खर्चा उठाना है। क्या आम के पेड़ पे पैसे? एक सैलरीड क्लास है जो लोग ट्रैवल कर रहा है, आप टिकट भी भेज देते हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, हम लोग खूब ट्रैवल करते हैं। आपने देखा, कल मैं परसों रात भर नहीं सोया, कल दिन भर ट्रैवल कर रहा था। टिकट भेजेंगे तो उसमें 150 रुपया का मिल नहीं ऐड करेंगे। कौन आदमी कैसे ट्रैवल कर रहा है? जो आदमी 5 बजे सुबह घर से निकला है, वो मिल नहीं ऐड करेंगे 150 रुपए का। 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है लोग कार्यक्रम के नाम पर, और वक्ता इंटेलेक्चुअल आपको फ्री में चाहिए। ये स्पष्ट रूप से कहना जरूरी है। क्या आपको पता है कि आरएसएस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी समाज हो, वो इंटेलेक्चुअल को स्पॉन्सर करता है। टाटा का आदमी ऑक्सफोर्ड में बैठ कर रिसर्च कर रहा होगा, आरएसएस का पूरा चिंतन, उसका खर्चा समाज उठाता है, पूरे उसके लोग होते हैं वहां पर, और तब वो काम करता है। यहां 5 दिन मुझे नौकरी करना है, अब 2 दिन टाइम अपने घर में नहीं बिताता हूं, आपके बीच बिताता हूं। आपके बीच मतलब तमाम जगहों पर। और आप चाहते हैं कि 3 टायर में और ट्रेन में चल के हम 24 घंटा में तक क्लास कौन पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? नहीं, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए मुझे और मेरे जैसे तमाम लोगों को। नौकरी भी करना है, 5 दिन नौकरी करके 2 दिन आप घूम सकते हैं लगातार 24/7। तो इसलिए मैडम ने जो बात कही, बहुत गंभीर बातें कही हैं। और यह समाज, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपने जो रिसोर्सेज पैदा किए, एक तो मिडिल क्लास नौकरी पेशा वर्ग ही है देने के लिए, आपने रिसोर्सेज जो पैदा किए, आपने कितने इंटेलेक्चुअल स्पॉन्सर किए। मिशन बुद्धि से चलता है। डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं पढ़े लिखे होते तो उसको भजने की जरूरत, उनको भजने की जरूरत नहीं, उनको भी बड़ौदा महाराज ने स्पॉन्सर किया था। तो नहीं, ये इतनी सी बात नहीं समझेंगे, सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे और उस रिसोर्सेज का काम सिर्फ क्या होगा? नारेबाजी होगी सिर्फ। मैंने अभी कुछ लिखा था फेसबुक पे, बहुत मुझे गालियां पड़ी। अगर मुझे लगता है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, तुम्हारे कैडर में यही ट्रेनिंग हो रही है, तो मुझे शंका है कि तुम लोग किस दिशा में जा रहे हो। अगर कोई संगठन का आदमी है और कह रहे हैं कि हम संगठन चला रहे हैं, कैडर चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लाइब्रेरी कहां है बताओ जिसमें से पढ़ाई होती है? और कौन कौन किताबें हैं? लाइब्रेरी पे कितना खर्च होता है? बगैर पढ़े हुए कैडर थोड़ी चलता है। अगर आप गालियां दे रहे हो कोई सवाल उठाने पर, तो जैसे अंधभक्त उधर है आरएसएस के, वैसे अंधभक्त आप भी हो जो सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, ये वेयर इज योर टीम? कहां? इकोनॉमिस्ट की तरह दिखाओ जरा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह दिखाओ जरा। आज इंडियन एक्सप्रेस में अगर एक आर्टिकल लिखवाना हो, कितने लोग हैं, कितने तैयार किए हैं जर्नलिस्ट जो लिखे? तो नहीं, ये समाज सबको हुक्मरान बनना है, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना है। पॉलिटिकल पावर कैप्चर करके क्या करेंगे ये पता नहीं है। अरे राजनीतिक सत्ता आने के बाद उसको चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। वो एक्सपर्ट्स बना है? खाली राजनीति एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उसका पीएस जो है वही जनउधारी रहेगा, उसको गलत फलत में फंसा देगा। सीए नहीं है तो आपको पता है पैसा कहां इन्वेस्ट किए हैं, उधर ईडी को इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसका पैसा इधर है, वही आदमी, क्योंकि आपका सीए नहीं। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि जो एक्टिविस्ट लोग जो काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं, वो फ्री के नहीं है। आपके घर पुजारी जी आते हैं या भंते जी आते होंगे तो उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, और इंटेलेक्चुअल अपने पैसा से खर्चा करके क्रांति करे देश में, और इतना पैसा उसको दिलवा दीजिए 10 लाख रुपए महीने, 8 क्या 10 टिकट खरीदूंगा। तो मैडम ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, और इस मंच के माध्यम से, चूंकि बौद्धिकों की सभा है, ये भीड़ नहीं, तो हमारा समाज ने मिला जुला के जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूं इस बिंदु पर, कि नारेबाजी ज्यादा करता है, काम की बात रिसर्च कम करता है। सब में तो यूनिवर्सिटी में 25 साल हो गए पढ़ाते हुए,
कुछ लोग कहते हैं वही मिशन बहुत बहुत चला रहे हैं कि आपने क्या किया। मैंने कहा 1 साल में इसी अम्बेडकर नामा से 2 बच्चा को विदेश भेजा और 1 बच्ची को कलकत्ता पढ़ाया। उसको सारे फीस मैंने स्पॉन्सर की। एक LLM किया लंदन में और एक जर्मनी में मास्टर्स कर रहा है। लड़की यहाँ निफ्ट में कर रही है। अब आप बताओ कि आप तो इतने साल से मिशन ही चला रहे हो, करोड़ों रुपया आपने लिया, तो आपने कितने कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजे ये तो बता दो। तो नहीं, नारेबाजी में मत रहिए। हम लोग अपना एनर्जी लगा के जेब से खर्चा करके ये चल रहा है काम, लेकिन बहुत दिन चलेगा भी नहीं। एनर्जी का लेवल एक लेवल बाद डाउन होता है। तो ये गंभीरता से सोचे जाने वाली बात है। दूसरा क्या लगता है कि भीड़ से और आप खाली MLA MP जिता लेंगे तो उससे आप हुक्मरान बन जाएंगे, शासन चला लेंगे। ये कंफ्यूजन पाल दीजिए, हटा दीजिए। इतिहास का टीचर हूं और स्टूडेंट हूं और मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। पूरे इस देश का दलित और आदिवासी एक हो जाए, कितना पॉपुलेशन होगा? 30 करोड़। आधा ही वोटर होगा ना, आधा वोटर भी होगा, कितना MP आप जितवा लेंगे? कैसे बनेगी सरकार? हुक्मरान कैसे बनेंगे ये बताएं, मुझे फॉर्मूला दें। खाली भाषणबाजी करने से थोड़ी होगा। सारे एक जगह भी वोट देंगे तभी आप नहीं सरकार बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। और किसी के पास कोई फॉर्मूला है तो करके दिखाओ। वो नारेबाजी की ये एक आइडियल पोजीशन लेना कि हम सब 90% है, 85% है। जगदेव बाबू कब का नारा दे चुके थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो कहां 90% एक हो रहा है? जमीन पर आइए, धरातल पे आइए। ये डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पहले समझ में आ गई थी, 30s में, 20s में। और इसलिए उन्होंने दबाव की राजनीति शुरू की, प्रेशर ग्रुप शुरू किया है। अंग्रेजों पे दबाव बनाया, डिस्काउंट लिया, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। कांग्रेस से जिंदगी भर लड़े। अंबेडकर से ज्यादा लड़ने वाला कोई नहीं है कांग्रेस से और गांधी से, जो आइडियोलॉजिकल बैटल था, और जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन वो विद्वान लोग थे और विद्वानों में एक मर्यादा होती है कि वो बिलो द बेल्ट नहीं जाता है, एक दूसरे का सम्मान भी करता है और आलोचना भी करता है। और मैं पेज नंबर में निकाल के दिखा दूंगा कि अंबेडकर ने 1925 में 10 और 11 अप्रैल बहिष्कृत हितकारिणी सभा की एक मीटिंग हुई थी मुंबई में, बेलगांव जिले के निपानी गांव में हुई थी। और उस समय वाइकोम आंदोलन चल रहा था। कहां पे? केरल में। कर्नाटक नहीं था शायद, मुझे याद है, केरल। वाइकोम आंदोलन चल रहा था उस समय। गांधी के बारे में जो टिप्पणी है और बाद के दिनों में भी जो गांधी के बारे में टिप्पणी है, वो अगर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कि वो लोग आलोचना भी करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। आजकल एक चलन हो गया है कि गाली दो सिर्फ, अब ब्राह्मण भगाओ। कहां भगाएंगे ये पता नहीं, यूरेशिया का बाउंड्री नहीं पता है। अब पासपोर्ट का इंतजाम किए कि हवाई जहाज से भेजेंगे कि रेल से भेजेंगे ये भी पता नहीं। एक इंसान को डॉक्टर अंबेडकर के पूरे आइडिया के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा सिटीजनशिप डिफाइन किया है। अब वो मरे हुए घोड़े पर लाठी मार रहे हैं, कोई इशू है ग्लोबल वर्ल्ड में? जो दलित रह रहा है अमेरिका में और इंग्लैंड में, वहां से बोले इसको भगाओ तो कहां जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने कोई भगाने का आंदोलन चलाया था? नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सेदारी, सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। पूरा पन्ना उठा के देख लीजिए, अगर एक जगह भी मुझे दिखा दे कि भगा देंगे इसको और उसको खदेड़ देंगे बोला हो। आपको अपने बच्चे का सुरक्षित भविष्य चाहिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, सम्मान चाहिए, कि सारा संसाधन और रिसोर्सेज जो है एक अमूर्त मुद्दे पे, एक अमूर्त मुद्दे पर लगा रहे हैं कि भगा देंगे। कोई जैसे हमारे यहाँ गिरिराज सिंह है ना बिहार में, हर समय इलेक्शन आएगा तब बोलेगा कि मुसलमान को भगा देंगे पाकिस्तान। एक भी आज तक भगा पाया है?
सोचो। तो एजेंडा क्या हो, एजेंडा इंपॉर्टेंट है। और मेरी राय में जो कासकर साहब कह रहे थे कि वो IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन अंबेडकर और फुले का वो खाली UPSC गाइड में जो एग्जाम देना होता है, और दिलीप साहब यहाँ हैं जानते हैं, तो गाइड के अलावा अंबेडकर और पेरियार और फुले लोग नहीं पढ़ते हैं। इसलिए IAS बन जाना या इंजीनियर बन जाना, टेक्नोक्रेट बन जाना, इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप जो है उस विषय के पारंगत ही हो। IAS बनते हैं तो एक दिन डफली बसता है पूरा कि फलाना बाबू का बेटा बेटी IAS बन गया, ये बन गया। एक दिन का सक्सेस होता है, उसका जिंदगी भर 25 साल चुप होकर नौकरी करनी होती है। हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं, पढ़ने लिखने के, रिसर्च करने में, आइडियाज के लेवल पर जो काम करते हैं, उसमें 25 साल लगता है उसकी तैयारी करने में, डॉक्टर बनने में, एक्सपर्ट बनने में। डॉक्टर तो बहुत MBBS पास करते हैं, लेकिन टॉप पोजीशन में जाने में वो 25 साल 30 साल वक्त लगता है। उतना आप तैयार हैं अपने बच्चों को बनाने के लिए? नहीं तैयार है ना, नहीं तैयार है। इसलिए आपके पास आइडियोलॉग नहीं है, इसलिए इंटेलेक्चुअल नहीं है, और इंटेलेक्चुअल नहीं है तो भीड़ आंदोलन नहीं चला सकता है। उसको दिशा देने के लिए, उसके एनर्जी को, आइडियाज को शेप करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत होती है। कितने, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मेरे यहाँ तो इतने बड़े मिनिस्टर और IAS सेक्रेटरी DG आते हैं। मैं एक बड़े कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो सब आता है तो कहता है कि मेरा बेटा बेटी IAS कलेक्टर बन जाना चाहिए। तो जिसका पढ़ा लिखा जमात जो क्रीम है, वो जाकर 25 साल जो है चुपचाप बैठ के जो है ना अच्छा कोट सूट पहन के सिर्फ नौकरी करेगा, तो उसके पास विचारक और इंटेलेक्चुअल कहां से आएगा? और जब विचारक, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, वकील नहीं होगा, तो आप समझ रहे हैं कि मिशन चलेगा भीड़ में नारेबाजी करके। मेरी इस पे बहुत ही विनम्रता से असहमति है। और मेरी नजर में अभी, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं कह दिया पहले, मेरी एक राजनीतिक समझ है, और मेरी समझ में अभी दलितों की कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं अपॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, गैर राजनीतिक नहीं बना रहा हूं। राजनीतिक होने का मतलब सिर्फ पार्टी का मेंबर होना नहीं होता। क्या अमेरिका में जो ब्लैक मूवमेंट चला, उन्होंने पार्टी बना के चला है? उनकी कोई पार्टी है? और आपसे ज्यादा समृद्ध है कि कम है? स्पोर्ट्स में है, हॉलीवुड में है, इंडस्ट्री में है, सब जगह है। हमारे लोग है, बताइए। फिल्म में है कोई? कितने हैं फिल्म में? कितने एक्टर डायरेक्टर हैं? वो थोड़ा बहुत है तो साउथ से ही आ रहा है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में शुरू हुआ। मेरी नजर में अभी हमको दबाव समूह बना के, RSS पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, उसको स्पॉन्सर करने वाले हजारों लोग हैं, करोड़ों, और वो उसको स्पॉन्सर करते हैं। हमारे पास है इतना पैसा देने के लिए, एक मिडिल क्लास है, और वो भी इतना बटा हुआ है। ये सब SC ST वेलफेयर एसोसिएशन चलता है। तो आप नौकरी कर रहे हैं, आप ही अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर नीचे कहां जाएगा? तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और भी कई खंडों में बटा हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने की और चुनाव लड़ने का जो खर्च होता है ना, उसका एहसास मुझे है। एजेंडा सेटिंग होना चाहिए कि भाई बताओ, तुमको दलित का वोट चाहिए, ओके फाइन, एजेंडा हमारे लिए क्या है? कितने स्कूल अंग्रेजी मीडियम के खुलेंगे? कितने अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुलेंगे? कितने इंटरनेशनल ब्रांड यूनिवर्सिटीज खुलेंगी? ये होना चाहिए नहीं? सब लोग तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, सब लोग MLA नहीं बन सकते हैं, सब लोग MP नहीं बन सकते हैं, तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए। तो बताओ भागीदारी कितने दोगे? निजीकरण करके सब खत्म कर दिया। जब जात जात की, दलितों की बहुत ज्यादा पार्टी जब हो गई, तब रिजर्वेशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपका वोट मांगने वाला आप नहीं है कोई। वो जानता है कि अच्छा 500 वोट उधर जाएगा, 10,000 इधर जाएगा, 2 लाख इधर जाएगा, यही बटा हुआ है। एक तो इतना वोट है, उससे में इतना बटाईदारी हो गई। तो मेरे लिए जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि आपके सारे रास्ते बंद करने की तैयारी हो चुकी है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है,
आप लोग ही हैं ना जिनको नौकरी मिली है आरक्षण से। जब आरक्षण प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी तो आपके बच्चों का सोचिए क्या करेगा वो। 40-50 साल बाद वो हुक्मरान बनेगा कि हुक्का राम बनेगा, ये सोच लीजिए। इसीलिए मुझे लगता है एजेंडा सेटिंग जरूरी है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसमें हमारे लोगों को हिस्सेदारी दो। सरकारी ठेकों में SC/ST को हिस्सेदारी दो। ये आपके एजेंडा में नहीं है, मेरे एजेंडा में है। नहीं तो आप करते रहो भाई, 25-30 साल तो मैं भी जिंदा रहूंगा ना, 30 साल बाद फिर आऊंगा यहीं पे और उस समय पूछूंगा कि क्या हुआ। लैटरल एंट्री से ब्यूरोक्रेसी एक प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये भी मशीन समझिए। 4 साल का जो आया है अग्निवीर, वो भी 4 साल का, वो आपको नहीं मिलने वाला। क्लास 3 क्लास 4 ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल जा रहा है, उसमें आपको बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली। तो ये आपको अगर दिख नहीं रहा है और आंख मदान पड़े हुए हैं कि हुकूमत कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है, तो आप इस नशे में, कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ सोसाइटी, कहा था ना, ये धर्म जो है नशा है समाज के लिए। तो आप जो लगा हुआ है राजनीति का चस्का, ये भी एक नशा है। और नशा, अभी सावित्रीबाई फुले का भाषण रखा हुआ है मेरे पास कि नशा आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी, ये तय मान लीजिए। तो इस क्यों ये बात कही जा रही है, क्यों ये बात हो सकता है अभी मेरी बात नहीं समझ में है। मैं तो मिलता हूं लोगों से, नेताओं से। भाई समाज जगा था एक बार, 2 अप्रैल को जगा था रोस्टर के आंदोलन में। मुझे दिख रहा है विश्वविद्यालयों में क्या हाल हो रहा है आजकल। हर संस्थान में, हर संस्थान कह रहा हूं मैं, एक मनोवैज्ञानिक भीमा कोरेगांव होने की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है। कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी ये बता दे कि नौकरी तो आपको मिल गई है, लेकिन ताल ठोक कर, सीना ठोक कर स्वाभिमान के साथ आप नौकरी कर पाए, मैं जानता हूं ना, उसकी कीमत चुकानी होती है ना, उसकी कीमत चुकानी होती है। समझिए, आपका बॉस डांटता है, मिनिस्टर डांट देगा, इधर पोस्टिंग भेज देगा, उधर भेज देगा, ह्यूमिलिएट करेगा। इसलिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट है, उसको तो मैं बार बार अपने बेटा बेटी को ये कहता हूं, पहले सबसे पहले सिखलाया कि तुमको सरकारी नौकरी नहीं करना है, बाकी तुमको नाटक करना है, गिटार बजाना है, कुछ भी करना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, तुम जाओ। कि जो ब्राइट स्टूडेंट है उसमें से छान के निकालेंगे, 20 साल उसको नर्चर करेंगे, तैयार करेंगे, तब वो 20 साल बाद जाकर, जो मैं आज आपको दिख रहा हूं, एक दिन में थोड़ी दिख रहा हूं कि आया और मैं आधा घंटा 1 घंटा बोल रहा हूं कुछ भी बात, मुझे बनने में 35-40 साल लगा है ना। तो जो ब्राइट स्टूडेंट सब आएंगे और उनको जब पढ़ाएंगे वकालत, उनको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो 15 साल बाद उसी में से कोई कोट गाउन फहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हुआ वकील हमारा होगा। है वकील एक भी? क्योंकि हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, चल दिए युद्ध के मैदान में, सेनापति है ही नहीं, और सिपाही के भरोसे चाह रहे हैं कि अब जीत लेंगे। आपने सेनापति का नाम लिया ना, रतन टाक, मैं रतन लाल है? हाँ हाँ। तो हमारी दिलचस्पी भावी पीढ़ी से लीडर्स तैयार करने के लिए, लीडर्स मतलब इंटेलेक्चुअल लीडर्स। अरे हमें क्या दे दोगे यार, मैं तो मिलता हूं सबसे, क्या दोगे? प्रोफेसर हो गया, सैलरी मिल रही है, बंगला में रह रहा हूं, देश दुनिया में लोग जानते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? उससे ज्यादा तो चाहिए, वो तुम्हारे वश में नहीं है देने के लिए। हाँ, उससे ज्यादा चाहिए कि हमारे समाज की मुक्ति हो, और इसकी लड़ाई मुझे लड़नी है, ये चाहिए। महान आदमी बनना है, बोलो बताओ कैसे बनाओगे? मैं अभी, आपने कल देखा होगा, चंद्रभान प्रसाद और दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू मैंने डाला, देखा आपने वैसे? हैं? कितने लोगों ने देखा?
और आप लोगों नहीं देखती हैं, खाली टीवी सीरियल देखती हैं। उस वीडियो बनाने में कितनी एनर्जी लगती है ना, इसका एहसास नहीं है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि आप संगठन नहीं बनाओगे। कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं। जब इस समाज को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के, एक एक पन्ना देख रहे हैं, सब पे लाइन लगा रहता है, पॉइंट्स लिखा रहता है, पढ़ के जिसको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर यहां ये बात कह रहे हैं, और समाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम संगठन बना के क्या करेंगे? आचार करेंगे। इतने सारे लाखों संगठन तो है। यह अंबेडकरनामा संगठन नहीं है। कैसे 3 बच्चा को पढ़ा दिया, कैसे सुनीता देवी को भी पैसे भेज दिए, जो भोजन माता थी उत्तराखंड में। तो संगठन का रूप आकार बदलता रहता है ना, तो सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। म्यूजिक का भी रहेगा, म्यूजिक का क्या बोलते हैं वो, यूट्यूब, तो उसमें तुरंत 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। यहां तो सब्सक्राइब करने नहीं आता है समाज को। उसे फ्री का है, पैसा नहीं लगता है, खाली काम भी कर रहे हैं किचन में तो सुन लीजिए, ऑन कर दीजिए, वो फ्री का है। तो इतनी मेहनत करके 8-8 घंटा उसमें लगता है बनाने में वीडियोस। पहले रेफरेंस ढूंढिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों किताब से मिलाइए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, अब तब आप वीडियो बनाइए। समय लगता है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है। क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि जो भ्रमण हुआ ना भारत में पिछले 5-6 साल में, तो एहसास हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे नारेबाजी बहुत है, लेकिन पढ़ाई नहीं है कहीं भी। सब लोग किताब खरीद के घर में रख लिया है, लेकिन पढ़ा नहीं है। सही कह रहा हूं गलत? किताब एकदम सेल्फ में रखा हुआ है, कोई आए तो देखे कि बाबा साहब की राइटिंग रखी हुई है, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। तो जब मुझे यह एहसास हुआ, then I thought what needs to be done। एंड शुक्रिया मोदी जी, शत्रु को भी शुक्रिया देना चाहिए, राजनीतिक शत्रु को, कि आपने लॉकडाउन में मुझे अवसर वो दे ही दिया। ये पूरा अंबेडकरनामा लॉकडाउन में ही बना था कि चलिए मुझे अपने लोगों को पढ़ाने का, सुनाने का एक टाइम मिल गया। अदरवाइज अभी मैं इधर आया हूं तो 2-3 दिन का वीडियो बनाने में, एक्स्ट्रा वीडियो कितना टाइम लगता है सोचिए। आया हूं इधर तो 3 दिन मान लीजिए गैप ही रहेगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, संसाधन चाहिए। आपको बोलेंगे कि चलिए अभी आपको सांसद बनवाते हैं। रायपुर में सैकड़ों लोग होंगे जो 5-5 करोड़ रुपया लेके आ जाएंगे कि मुझे टिकट दिलवाइए, आ जाएंगे। अब बोलेंगे कि एक संस्था खड़ा कर दीजिए, अंबेडकरनामा को जो है थोड़ा हाईटेक बनाइए, उसमें मदद कीजिए, तो सब पता नहीं नींद में ही रहता है। तो इस समाज को नशा है, नशा। उन नशा से एंटीडोट देने हम आए हैं इधर, कि लीडर्स जो है इंस्टीट्यूशंस में बनते हैं, इलेक्शन में नहीं बनते हैं। क्यों राजा महाराजा अपने बेटे को 12 साल वनवास में भेजता था गुरु के पास? राज सत्ता की ट्रेनिंग, धनुष विद्या। आरएसएस ऐसी है, पैसा मांग मांग के जो है सरस्वती शिशु मंदिर खोला है, और चुपचाप 90 साल से 92-93 साल हो गया, चुपचाप से तैयारी कर रहा है। उसने कोई नारेबाजी नहीं की कि हमें हुक्मरान बनना है, हमें यह करना है, हमें वो करना है। हमारे लोग तो डॉक्टर अंबेडकर इतना बना के गए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, प्रिंटिंग प्रेस तमाम बना के गए, वही नहीं चला पाया। हुक्मरान बनना है, देश कैसे चलाओगे? जाके देखिए वहां पर सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था। अंबेडकर कोई पागल नहीं थे, कोई स्कूल खोल रहे थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। वो इंग्लैंड में गए, जमींदारों से लड़ भी रहे थे, उनसे 1340 पाउंड चंदा भी लेके आए कि मुझे अपने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना है। अखबार निकाले, यहां करोड़ों करोड़ चंदा ले रहा है अखबार, कोई हाई स्टैंडर्ड अखबार नहीं है, कोई चैनल नहीं खुला।
तो ये सवाल उठाना बेहद जरूरी है। ऐसे जो है हुक्मरान नहीं बनता है, उसको बनाना पड़ता है। बेटा बेटी को जो है ना पढ़ाइएगा मैथ्स, आप बोलिएगा कि तुम डॉक्टर बनो, ये वाला मैडम वाला डॉक्टर, कैसे होगा? तो उसको तैयार ही कर रहा है, उसको क्लर्क बनने का, तो हुक्मरान कैसे बनेगा? रिटायर्ड लोग जो है हुक्मरान बनने का मिशन चला रहा है, बेचारा इतना काम कर रहा है, उतने बहुत है। हमारा पूरा मिशन जो है ना रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। उनका शुक्रिया है, कम से कम रिटायरमेंट के बाद कुछ को कर रहे हैं। और न सेनापति जो हमको बनाना था उस दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ता है स्टीफेंस कॉलेज में बीए हिस्ट्री। उसको पहले हिदायत है कि ऐसे तुम्हारी चॉइस है, जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरी एक राय है कि दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में कोशिश करो एडमिशन लेने का, मास्टर्स करने के लिए। अभी 15 साल नौकरी है, 10 साल तैयारी करो, 10 साल पढ़ो, 2-4 आर्टिकल्स अच्छे लिखने चाहिए। उसी तरीके से इतने सारे संगठन हैं। जब एक YouTube चैनल छोटा सा 3 बच्चा 1 साल में उसको पढ़ा सकता है, तो इतने सारे वेलफेयर एसोसिएशन बने हुए हैं। साल में जो है सब लोग बोले कि 1 बच्चा हम विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, 1 बच्चा भेजेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। तो 100 संगठन भेजेगा तो 100 बच्चा गया। अपना स्कूल कॉलेज नहीं है तो कम से कम 1 तो भेजो। 100 बच्चा में से 80 बेईमान निकल गया, ये भी मान लेता हूं मैं। 20 तो ढंग का आएगा, 10 तो आएगा। तो बिना खेत जोते, बिना बीज डाले जो है हम फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये सवाल सब धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे समाज की एनर्जी और संसाधन जो है गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए उससे बातचीत करना जरूरी है। मैं अपने लिए सुखदेव साहब इतनी बार आया हूं, अपने लिए मैंने मांगा है? मैं कई लीडर से मिलता हूं, कोई लीडर मुझे कह दे कि मैंने ट्रेन टिकट कंफर्म कराने के लिए ही बोला है। मिलता हूं, बात करता हूं। जो सरकार चलाता है तो सरकार वो पार्टी की एक बनती होगी, लेकिन सरकार देश के सब नागरिकों की है। उस समाज हम सड़क पे नारे लगाते रहें और संवाद न करें तो कुछ आपके हक मिलने वाले हैं। मैं जाके आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है मंद बुद्धि, हमारे यहाँ जो अंधभक्त हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, इंजेक्शन लगाने से भी जो है उसकी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूं। अरे आपकी लड़ाई लड़ने के चक्कर में, समाज की लड़ाई लड़ने के चक्कर में जितनी कीमत मैंने चुकाई है उसकी कल्पना कर सकते हैं। अभी भी हाई कोर्ट में 4 केस है, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा, एक मुकदमा लड़के दिखाइए कितने लाख रुपए खर्च होंगे आपके, होश ठिकाने आ जाएंगे। 4 साल 10 किताब छाप के, 14 आर्टिकल छाप के 4 साल से मेरा प्रमोशन बंद किया हुआ है। किस लिए? मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो कीमत उल्टा मैं चुका रहा हूं। और अंधभक्तों ये बात नहीं समझ में आ रही है कि उसकी कीमत चुकती है, जेब से नोट खर्च होते हैं। अभी भी कह रहा हूं ना, हाई कोर्ट में जाके देखिए 2-3 मुकदमा मेरा लटका हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार तो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंसा दिया 2 बार। तो मैंने कहा किसी बहन जी को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, ताजा मुकदमे ही लड़ लो पहले। लड़ के हरा दिया, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया। मुझे पता है ना कि हमारे लोग फंसते कैसे। इसलिए अब सुखदेव साहब का बड़ा घर है और वासनिक साहब का भी है, दोनों आदमी का घर देख लिया हूं मैंने। बड़ा घर देख लिया है, कल वहीं ठहरा था मैं सुखदेव साहब के यहाँ। मेरे पास ना घर है, ना जमीन है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है। वो इलेक्शन का जाके बार इलेक्शन भी लड़ा था, जाके इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट पे देख लीजिए, 00 नील। जो मेरा फॉर्म भर रहे थे बोले बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने कहा वाकई कुछ है ही नहीं, मार लो छापा जितना मारना है। एक सैलरी अकाउंट है, उसी में जाता है बस।
तो आप लोग का घर देख लिया कुछ गड़बड़ होगा, पूरा सामान वामान पैक कर इधर ही शिफ्ट कर जाओ। हम तो बहुत मिशनरी आदमी नहीं है, लेकिन छोटा मोटा जो काम करते हैं समाज में, तो काम समाज का करेंगे तो जो समाज में जिसका बड़ा घर होगा उसी में ना रहेंगे, और कहाँ जाएंगे। तो चलिए, आज वो संदर्भ था, इसलिए मुझे लगता है टाइम अभी है थोड़ा सा। तो ये बात स्पष्टता के साथ, मीठी मीठी बात नहीं करनी चाहिए। दवा जो है, डॉक्टर दंपति यहाँ बैठे हुए हैं, इंजेक्शन दवा तो घोट जो है ना बढ़िया देना पड़ता है, तब जाके ठीक होता है। जो नशा में बैठा हुआ पागल हुआ जा रहा है ना समाज। अरे लाल किला जो बनवाया उसके वंशज आज जाके देखिए कलकत्ता में कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है। और जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया वो जाके देखिए महल में रह रहा है, होटल चला रहा है 5 स्टार। तो आप अगर समझ रहे हो कि आपके पास कुछ संसाधन हो गया, बढ़िया सब ये हो गया वो हो गया, तो खत्म नहीं होगा। 1-2 पीढ़ी में ही पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो धन संचय कीजिए, खूब पैसा कमाइए। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें अपना दावा बोलिए, लेकिन सब लोग पैसा नहीं कमा सकता। जैसे मेरा काम दूसरा है, पढ़ने लिखने का है, बोलने का है। तो जो ज़्यादा कमा लेंगे, बड़ा बड़ा हवेली घर बनाएंगे, उसी में हमारी भी भागीदारी होगी। हम तो भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल बिलासपुर में भी देख कर आया है। हाँ, देख क्या, सब शहर में एक घर देखता हूं मैं कि कहाँ अड्डा बनाया जा सकता। अपने नाम पे नहीं लिखवाऊंगा, अपने नाम पे कुछ करना ही नहीं है मुझे, रहना है खाली। दोस्तों, तो संदर्भ चूंकि ऐसा था और एक ब्यूरोक्रेट और एक एक्टिविस्ट महोदया ने सवाल उठाया, तो उसी के बहाने मैंने ये समझाई कि जो लोग संगठन चलाते हैं उनको तो चंदा मिल जाता है। हमारा मिडिल क्लास नौकरी पेशा वर्ग उनको चंदा देता है, संसाधन देता है, वो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल एक्टिविस्ट और टीचर काम करता है, उसकी क्या क्या परेशानियां होती हैं ये आप नहीं समझते हैं। और जिस समाज में आपने अभी किन्होंने कहा कि जिसका इतिहास नहीं होता नहीं जानता है? हाँ, साहब बुरकर साहब ही तो बोले हैं। इधर आ जाइए, काहे के लिए उधर बैठे हुए, इधर आ जाइए, सामने आइए। तो इतिहास जानने के लिए तो इतिहासकार बनाना पड़ेगा ना, नहीं? अब मैकेनिकल इंजीनियर से हम इतिहास पूछेंगे तो अनगाइडेड मिसाइल होगा ना। इतिहास बहुत कठिन काम होता है पढ़ना, क्योंकि वो इतिहासकार के सामने जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल अपने आप नहीं कुछ बोलता है, उसको धूल मिट्टी साफ करके उसकी व्याख्या करनी होती है। तो जब इतिहासकार ही नहीं बनाए तो शेरों का इतिहास कहां से लिखा है? खाली भाषण हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। अरे तो इसका मतलब क्या था? इतिहासकार उसको डिकोड करता है ना, उसको एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब ज्ञान से है, इसका मतलब डिग्री से नहीं है। और ज्ञान के लिए चिंतन, मनन और अध्ययन तीनों करना होता है। बीए पास करके और एग्जाम दिए और नौकरी में आ गए, वो शेरनी का दूध हो गया। तो नौकरी में जाते हैं तो बकरी बना के रखता है वहां पे सब। बुरा मत मानिएगा, शेरनी का दूध है, वो अंग्रेजी शिक्षा है। कंफ्यूजन पहले दूर हटा देता हूं। अंग्रेजी देवी, चंद्रभान जी अंग्रेजी देवी की पूजा करते थे, लॉर्ड मैकाले का बर्थडे मनाते कि लॉर्ड मैकाले अगर नहीं आता, अंग्रेजी शिक्षा नहीं आती। और सावित्रीबाई फुले ने कई बार लिखा है कि ये लोग नहीं आते तो पता नहीं हम लोग कहां रहते हैं। तो संस्कृत और हिंदी में आपकी मुक्ति नहीं है। अंग्रेजी पढ़ के तब संस्कृत सीखिए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, तब उसकी व्याख्या होगी ना। तब व्याख्या करते हैं, देखते हैं किसी किसकी भावना हाथ होती है, देखते हैं ना। फिर इतनी धमकियां मिलती है, बहुत लोग डर जाते हैं, माफीनामा लिख देते हैं। मैं एक इतिहास का प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं, प्रोफेशनल।
और जो कह दिया उस पर व्याख्या करने के लिए खुला हुआ है, चाहे गिरफ्तारी कर लो, चाहे जेल में डाल दो, पीछे हटने वाला नहीं हूं। कह दिया वो कह दिया। इतिहास का सब्जेक्ट अगर पुजारी और मौलाना तय करने लगे तो समझिए कि आपका बेड़ा गर्क होना है। इसलिए तो मैं डटा रहा ना कि आजा भाई, इतिहास में पीएचडी है और व्याख्या हम लोग करते हैं, करो जो करना है। तो साथियों, वही बात जो सावित्रीबाई फुले कर रही, थोड़ा उसको एक्सटेंड करता हूं मैं। और कल जो मैंने बिलासपुर में बोला है वो भाषण आप लोग जरूर सुनिएगा। और मुझे पता नहीं चला कि मैं उस लय में वो इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, वो लीगेसी किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, आइडियाज कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कि जो बात सावित्रीबाई फुले कह रही हैं वो बात उनसे पहले गुरु घासीदास कह रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे पेशवाओं का अप्रत्यक्ष शासन था ना, जमींदारों के थ्रू था। तो जब पेशवा यहां अप्रत्यक्ष शासन कर सकता है तो आइडियाज भी तो ट्रैवल कर सकता है ना। तो कैसे वो लिगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए, जो बात भीमा कोरेगांव में, मेरा लेख वही था, मैंने इसमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश की, लड़ा गया, उसको थोड़ा सवाल पलटिए। और इतिहासकार जो है ना, वो हर समय सवाल को 4 एंगल से देखने की कोशिश करता है, तब वह सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करता है। मैं सत्य नहीं कह रहा हूं, सत्य नहीं कह रहा हूं मैं। आधा गिलास पानी है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, ये भी सत्य है, और आधा खाली है, ये भी सत्य है। तो इतिहासकार सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए भीमा कोरेगांव नहीं हुआ होता तो क्या फूले होते? क्या महार बटालियन बनता? क्या डॉक्टर अंबेडकर के फादर सूबेदार बनते आर्मी में? और डॉक्टर अंबेडकर, जो अंबेडकर को हम जानते हैं आज, वो होते? सोचिए जरा, इसको ऐसे सोचिए। मुझे शंका है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्याख्या की है पेशवाई शासन की, जरा वो सुन लीजिए। कहते हैं पेशवाओं के राज्य में मराठा गांवों में जब कोई सवर्ण हिंदू आम रास्ते से जा रहा हो तो किसी अछूत को उस रास्ते जाना मना था, वर्जित था। कि कहीं अछूत अपनी छाया से सवर्ण हिंदू, ये सब डिटेल्स आप जानते हैं, कि कमर में झाड़ू तमाम ही है। तो जब इतनी बंदिशें थी, इतनी पाबंदियां थी, तो ज्योतिबा साहब को आजादी देता कि आप भाषण दो, इसे जाति के खिलाफ बोलो, अब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलो, आजादी होता कि पेशवाई उनको फांसी पे लटकाता। क्या करता? लटकाता ना। तो इसीलिए मैं संदर्भ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भीमा कोरेगांव है, इसका सिर्फ सामरिक रूप से नहीं, सामरिक रूप से नहीं कि जीत गया, लड़ाई होगी, नहीं, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और भविष्य में जो अस्पृश्यों के विद्रोह हुए, चाहे चावदार आंदोलन हो, कालाराम टेम्पल आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसके पृष्ठभूमि में वो वैचारिक आधार प्रदान करता है। जो लड़ाई तलवार से लड़ी गई, 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर वहां गए थे, वही भाषण इसमें छपा हुआ है उनकी किताब में, वहां जो कार्यक्रम हुआ था, कि जो लड़ाई तलवार से लड़ी गई भीमा कोरेगांव में, उसने वह पृष्ठभूमि प्रदान की कि जिसकी लड़ाई महाराष्ट्र से शुरू हुई, केंद्र बिंदु बना, और जिसकी लड़ाई फूले दंपति ने और बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने पेन से लड़ाई लड़ी, वही एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मैं भीमा कोरेगांव घटना को ऐसे देखता हूं, इस तरह से देखे जाने की जरूरत है।
दोस्तों बहुत सारी बात हो गई है और 5 भी बनने वाला है, तो मुझे लगता है नहीं, बहुत लंबा भाषण 2 घंटे का उसमें कुछ होता नहीं है, 45 मिनट में काम की बात हो जाती है। हाँ, जो बात बेसिक बात कहना है वो बात पहुंच गई आपके पास, कि वो जो मैंने कंक्लूड जो कर रहा हूं कि भीमा कोरेगांव को कैसे देखे जाने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी कि वहां पहलवान आए और लड़ाई को, तो है ही, सबके नाम लिखे हुए, कम से कम नाम आप लोग को सुना देता हूं। 1-2 नाम जो है इन्होंने बताया, और उसमें 50 लोग मारे गए थे और 22 उसमें महार थे। और जो लोग सिर्फ महार कह रहे हैं कि वो देशद्रोही जो कह रहे हैं, उनको देश का मतलब ही नहीं पता है। इवन अंग्रेजों के काल में 500 यहाँ पे रियासती थी कि नहीं? हाँ, कि उसमें जो है 50 लोग जो मारे गए थे, उसमें से 22 महार थे, और इसकी पहचान अंत में जो नाक लगी हुई है उससे हुई। उनमें 16 मराठा, 8 राजपूत, 2 मुसलमान और 1 या 2 पारसी भी थे। ज्यादातर महार थे, लेकिन उसमें राजपूत, मुसलमान, जब सेना बनती है ना तो सिर्फ जात की नहीं बनती है ना, उसमें तरह तरह के लोग अपॉइंट होते हैं। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है कि अभी देश में बहुत ही खराब हालत है। और डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, मैं सुना देता हूं हल्का सारांश, कि राजनीति में अगर है, मैं राजनीति में हूं, पार्टी में नहीं हूं, राजनीति में हूं। समझ रहे हैं ना? राजनीति का मतलब है कि सवाल खड़े करना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीति में बहुत कुछ कहा हुआ भूल जाना चाहिए। देश में जो हालात हैं, अगर ये रुका नहीं, इतिहासकार जो है समीक्षा करता है, हमें 75 साल की समीक्षा आपके सामने पेश कर सकता हूं। तो इसका मतलब नहीं किसी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं और किसी पार्टी का मुझे कहता है कि भाई, कई लोग फेसबुक ट्विटर पे कि मैं गांधी का हरिजन हूं, तो हमको मैं सोचता हूं कई बार कि तुम भीमराव अंबेडकर की अगर औलाद है वाकई में, तो उनके जैसा काम करके दिखाओ, हल्ला मत करो, दिखाओ ना। एक पैदा किए 75 साल में। इतिहासकार समीक्षा करता है, और समीक्षा यह है कि अभी वक्त जो है, गांधी, मैंने कहा ना, गांधी की जो आलोचना करते थे डॉक्टर अंबेडकर, उनसे भयानक, उन्होंने तो किताब लिख दी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, लिखा कि नहीं है? वायकम आंदोलन पर जरा अंबेडकर का स्टेटमेंट सुन लीजिए। इस देश में, बहुत लंबा है लेकिन मैं पेज नंबर बता सकता हूं, वॉल्यूम 38 होगा हिंदी वाला, और वॉल्यूम 17 अंग्रेजी वाला होगा। हिंदी वाले का पेज नंबर 24 से लेकर और 29 तक है। छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, और उसमें जाकर देखिए, आलोचना भी गांधी की है और उनकी इज्जत भी है। गांधी से लड़े, जवाहरलाल नेहरू से लड़े, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी की घोषणा करते हैं तो उनको शुक्रिया भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ईमानदार आदमी है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बेईमान नहीं है, लेकिन नेहरू चाटुकारों से घिरा रहता है। तो आप इसमें से खाली आधा उठा लेंगे कि चाटुकारों से घिरा रहता है, आप पहले वाला लाइन नहीं उठाएंगे, इसका मतलब आप इतिहास के साथ छल कर रहे हैं। लिख रहे हैं इसमें डॉक्टर अंबेडकर, और इसका टाइटल है घनघोर संग्राम करने पर ही मनुष्यता वापस लौटेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमेरिका में जो हुआ, लड़ाई हुई, बोले हमें लड़ाई करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इनसे। और वाइकम मूवमेंट कह रहे हैं कि इस देश में महात्मा गांधी से पहले यह बताने वाला ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने कहा हो कि इस मनमुटाव और फूट को खत्म करने के लिए हो रहे सामाजिक अन्याय को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, और हर भारतीय को इसे अपना पवित्र कर्तव्य मानकर पूरा करना चाहिए। उनकी दृष्टि में राजनीतिक समस्याएं दो नहीं, उनकी दृष्टि में सामाजिक और राजनीतिक
समस्याएं दो नहीं एक ही हैं। इसलिए वे हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता का निवारण, इन दोनों के बिना स्वराज नहीं मिलेगा। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कहना पड़ता है कि जिस तरह कस्तूरबा गांधी और लक्ष्मी में सौतेलेपन का भाव है, उसी तरह गांधी जी अस्पृश्यता के बारे में सौतेलापन का व्यवहार रखते हैं। यह आलोचना है, ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि जितना जोर वे खादी प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देते हैं, उतना अस्पृश्यता निवारण पर नहीं देते। आगे लंबा है, लेकिन अंत में लिखते हैं फिर कि कहते हैं कि जब कोई पास बिठाने को समझे तो इस हिसाब से उस संदर्भ को समझिए। उस समय इतना कोट टाई वाले लोग नहीं थे 1924-25 में। दलितों की जो हालत बदतर रही होगी, कोई आपके छाया से जब प्रदूषित हो रहा है, आज भी नलका से पानी लेने पे लोग मार देता है, मूंछ रखने पर मार देता है, बुलेट चलाने पे मार देता है, आज जबकि संविधान लागू है। अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है कानूनन। उस समय अस्पृश्यता का कानूनन उन्मूलन नहीं हुआ था। तो दोनों संदर्भ एक करके अगर पढ़ेंगे तो हमेशा आप मिसलीड करेंगे। वो कह रहे हैं कि तभी जो उन्होंने प्रयास किया गांधी ने, वो सहानुभूति कुछ कम नहीं है। अपनी सहानुभूति के कारण वे वैकम गए थे। वैकम में अस्पृश्यों का मंदिर के पास से रास्ता था, जो लोग पढ़े होंगे पता होगा। वो रास्ता के लिए एक संघर्ष चल रहा था वहां पर, और उन्होंने वहां के ब्राह्मणों के सामने समझौते के 3 सूत्र रखे। उन्होंने कहा कि जनता की राय लें, पंडितों के द्वारा यह तय करवा दें कि जिन शास्त्रों में अस्पृश्यता बताई गई है वह सच्ची है या झूठी, दूसरा, और तीसरा, त्रावणकोर के दीवान को अध्यक्ष बनाकर पंडितों की समिति के द्वारा समस्या का समाधान निकालें। लेकिन खेद और आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों ही रास्ते ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं थे। मूवमेंट फेल हो गया। कह रहे हैं कि गांधी अस्पृश्यों के लिए उन्होंने प्रयास किया। आपको जो कह रहे हैं कि पूरा सब वो गाली देते रहो एक लाइन से तो उससे मुक्ति हो गई, तो आप गाली देते रहो। आज तो इतने सारे ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, एमएलए सब कुछ है, तो आप जाके क्यों नहीं खत्म करवा लेते हो अस्पृश्यता? प्रैक्टिस में तो है, अभी भी है ना, ये छत्तीसगढ़ में भी है, क्यों नहीं करवा लेते हो खत्म? आर्थिक परिवर्तन ओवरनाइट हो सकता है। आज पूंजीवादी व्यवस्था है, हो सकता है कि 1 महीने में क्रांति हो जाए और साम्यवादी व्यवस्था आ जाए, हो सकता है। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। करवा चौथ का अगर आदत लग गया है तो उसको छुड़वाने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा ना। उसको धीरे धीरे पत्थर पे मारते मारते धीरे धीरे टाइम लगता है। जो कल्चरल हेजेमनी, इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि भाई सिर्फ राजनीति से कंट्रोल नहीं होता है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व है वो आपके हजारों साल में आपके माथे में इतना ठेल दिया गया है कि एंटीडोट देने पे भी वो नया नया इंजेक्शन का इलाज करना पड़ता है। अस्पृश्य हो लेकिन तब भी हिंदू हो, तो कांवड़िया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कर्मकांड कर रहा है कि नहीं कर रहा? पढ़े लिखे लोग करते हैं। अब कहां कहां लड़ोगे? हमारी शादी हुई तो पत्नी भी बोली कि मंदिर ले आओ जरा, हमने कि इधर दवाई कुछ अलग तरीके से देना पड़ेगा। मैंने कोर्ट में शादी की, बाबा साहब की मानते हो तो बच्चों पे इतना पैसा मत खर्चा करो, दहेज देने में या पलंग खरीदने में या ये खरीदने में, गहना खरीदने में। उतना पैसा बच्ची को पढ़ा दो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, वो महल बना लेगी खुद। एजुकेशन पे खर्चा कीजिए ना। तो लाइट और फुलझड़ी या बल्ब और इतना ऐसा बना देंगे, समाज में क्या कहेगा? कुछ ना कहता समाज में, सब खा के चला जाएगा, भूल भी जाएगा, और एक आध आइटम थोड़ा गड़बड़ बन गया तो गाली भी दे देगा। उस समाज में ये सब पैसा का ही वेस्टेज मत करिए। शादी भी आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोर्ट वोट में शादी करवाइए, एक बढ़िया दावत दे दीजिए, और जो
बच्ची पैदा होते जो जोड़ने की आदत है कि इसके दहेज में क्या क्या देना है, वो पैसा बचा के उसी दिन से उसको अंग्रेजी पढ़ाने में लगाइए। सही कह रहा हूं? तो जो हालात अभी हैं, 75 साल जो मैं कह रहा था कि आपके ये जो हम लोग के चेहरे पे जो चमक आए हैं थोड़े से, वो सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से आए। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर ने लड़के कांग्रेस में रिजर्वेशन का प्रावधान करवाया। अंबेडकर के बाद जगजीवन राम ने मैसिव तरीके से लागू किया उसको अपने डिपार्टमेंट में। जिनको आंकड़ा पता करना हो जाकर देख ले, रेलवे में और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में। ठीक, PSUs बने, पेट्रोल पंप और क्या बोलते हैं गैस एजेंसी का ठेका मिला ना, तो उससे आपके चेहरे थोड़े चमके। तो समीक्षा ये कह रही है कि आप एक दिन में क्रांति नहीं होती। हमारा समाज अभी उतना सशक्त भी नहीं है कि बहुजन पूरा एकता हो जाए। हुआ तो उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद इतना टूट गया तरह तरह से। सब जमात की पार्टी धीरे धीरे जातियों की पार्टी में बन गई। तो क्या हुआ, पार्टी बनाते रहो, आरक्षण सब खत्म। तो जो खत्म कर रहा है, दो शत्रु है तो एक चुनना पड़ेगा ना। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से अभी जो सबसे प्राथमिक, मोदी जी कहते हैं कि भाई 70 साल में क्या हुआ, तो तुम बेच रहे हो, तो आरएसएस ने थोड़ा ही बनवाया था आरएसएस ने। जो 70 साल में थोड़ा बहुत जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बना, तो उन्हीं सरकारों ने बनवाई होगी ना। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन था तो उसमें हमारी हिस्सेदारी भी हुई, तो हिस्सेदारी हुई तो हमारे लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तुम्हारी चाल है कि उसी हिस्सेदारी को सबको बेच दो, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, इस सबका गाल जो फूला है 30-40 साल में पिचक जाएगा सबका। तो मेरे लिए शत्रु नंबर 1 ये है, ये क्लैरिटी रखिए। अगर आप अपने से इतनी ताकत है कि आप जीत सकते हो, हरा सकते हो, 1 लाख रुपया चंदा मेरे से ले लो, खाली दिखा दो। जब हम नहीं हरा सकते हैं तो जो प्लेयर हराने में रहेगा उसको फुटबॉल पास देते, उसको पास दीजिए। नहीं तो 5 साल में जो कुछ भी है वो भी ना बचेगा, सब बिक जाएगा। आपका PSU भी जाने वाला है ना, जा रहा है ना। हाँ, अब गाली देते रहिए कि जगजीवन राम गद्दार था, तो ये वो था, वो जितना स्कॉलरशिप, फेलोशिप, हॉस्टल बने वो सब बंद हो गए, प्राइवेट बन जाएगा। आप लेकिन गाली देते रहना वहीं पे। अभी बात है कि उससे बात करके उसको रोकने की जरूरत है। जब क्रांति करना तब कर लेना। तो ये समझिए, अभी बीजेपी जिस तरीके से बेच रही है, अभी अगर कांग्रेस सत्ता में होती, कांग्रेस से हम लोग कम थोड़ी लड़े। यूपी 1-2 में जाके सोशल मीडिया पे फोटो देख लीजिए, एजुकेशन के सवाल पर जो सरकार रहेगी उससे लड़ाई होगी हमारी। यूपी 1-2 में कांग्रेस थी, कांग्रेस से लड़ा 4 ईयर डिग्री कोर्स। अभी बीजेपी है तो बीजेपी से लड़ाई होगी। तो जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी उस समय बनी, तो उस समय थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था, है ना। थोड़ा लाज शर्म था, उन लोगों को थोड़ा लाज शर्म भी रहता है। एक बार कर दोगे तो सब विद्रोह कर देगा। तो कुछ बना भी रहा था, कुछ PSUs बन भी रहे थे, अब कुछ बिक भी रहे थे। तो हमारे नेता कहां गए? वो क्यों नहीं सवाल उठाया कि प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध करते हैं, वॉकआउट करो, पार्लियामेंट घेरो? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना, कि हमारी हिस्सेदारी तो इन्हीं से है। एक बेच के उस समय हमारे नेता क्या कर रहे थे, ये सवाल भी पूछेंगे। लेकिन एक एक्टिविस्ट होने के नाते अभी ये जरूरी है कि जो पहले बैलगाड़ी के स्पीड में चल रहा था, मोदी सरकार में 8 साल में रॉकेट के स्पीड से जा रहा है, और खाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सब PSUs, और कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही। कोई हमारा नेता, क्रांतिकारी वीर जो है, कोई पार्लियामेंट करने नहीं जा रहा है। जाओ 5 लाख, इतना हिम्मत है तो 5 लाख लोग इकट्ठा करो, पार्लियामेंट घेरो, दिखाओ ना ताकत। कौन रोका है? हम भी आएंगे उसमें। तो खाली नारेबाजी, भाषणबाजी, हवाबाजी। पहले घेरे जाते थे ना, वोट क्लब पर रैलियां होती थी, पार्लियामेंट घेरा जाता था, न्यूज बनता था।
कोई नेता और हवा बांधने वाला लोग कोई घेर रहा है पार्लियामेंट, इधर उधर आपको भटका रहा है। मेन मुद्दा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, आपकी हकमारी, आपके ऊपर होते हमले। इस पे बात नहीं करेंगे, पार्लियामेंट नहीं करेंगे। भाषण जितनी मर्जी है करा लो। अरे हम तो, आप बोलिए कि आप क्यों नहीं करते, तो हम आपसे चंदा लेते हैं, मैं संगठन चलाता, मेरे कहने पे लाखों लोग आते हैं क्या? हम तो इंडिविजुअल रिसर्चर हैं भाई। एज ए हिस्टोरियन, एज ए एकेडमिशियन, मैं समस्या को समझ रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं। तो जो काम हम कर रहे हैं वो भी तुम भी करके दिखा लो जरा सा। चलो लिखो, एक किताब लिखते हैं, धर्मांतरण पे लिखते हैं, लिखो तुम भी एक। तो जितने आपके वेलफेयर एसोसिएशन और तमाम और इतने पार्टियां, इतने लाखों संगठन रियल इश्यूज से भटका के इधर उधर भटका रहा है। रियल अंबेडकर की पूरी राइटिंग्स आप उठाकर देख लीजिए, 3-4 वर्ड पे टिका हुआ है, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और भागीदारी। एक भाषण में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई व्यवसाय आपको देता नहीं है, तंबाकू का व्यापार आपके हाथ में है, 10-10 रुपये महीने आप जमा करेंगे तो हम 15-20 बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल खोल सकते हैं। वो हॉस्टल खोलने की बात करते थे। कितने लोग आजकल आते हैं, कहते हैं कि हम हॉस्टल खोलेंगे अपने बच्चों के लिए। महार लोग हैं तो महारे लोग अपने बच्चे के लिए खोले बढ़िया बढ़िया हॉस्टल। सतनामी है, खूब बढ़िया बढ़िया खोले, खूब एकदम 5 स्टार होटल हॉस्टल लगना चाहिए। तो संगठन जो पैसा जहां जा रहा है, तो उस पैसे का इस तरीके से भी इस्तेमाल हो, एजुकेशन पे, इंटेलेक्चुअल्स बनाने पे, बच्चों को पढ़ाने पे। ये नहीं कि 40 साल हम ही बैठे रहे, पूरा 50 साल। अरे हम तो 20-30 साल बाद मर जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़ेगा कौन? उसके लिए सेनापति तो बनाओ भाई। लिखने पढ़ने वाले लोग तो इकट्ठा करो। 15,000 जितने छपे हैं अभी पेज, 15,000 पेज डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेज हैं, 15,000। अभी बहुत सारे छपे भी नहीं। तो उसको, उनको जैसे इकोनॉमिक्स है, मैं नहीं पढ़ सकता, समझ सकता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, तो कुछ लोग ऐसे पैदा करें जो अंबेडकर के इकोनॉमिक आइडियाज को पढ़े, तभी ना बताएंगे कि अंबेडकर किस तरह का व्यवस्था चाहते थे। कम से कम उनका जो है स्टेट एंड माइनॉरिटी भी तो पढ़ लीजिए, उनका घोषणा पत्र इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का पढ़ लीजिए, उनका घोषणा पत्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पढ़ लीजिए। ये पढ़ के बहस तो हो। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने उनका घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ा हुआ है। स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ लीजिए, 5-7 ही पेज ऊपर का पढ़िए, आपको मिल जाएगा क्या है मामला। तो हमें मॉडेस्ट लोग चाहिए, हमें पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि भीमा कोरेगांव तो हर इंस्टीट्यूशन में बना हुआ है, सब जगह दबाने की तैयारी चल रही है। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। तो ये लड़ाई लंबी है और इसके लिए सेनापतियों की बहुत संख्या में, बौद्धिक सेनापतियों की, जिनको एमपी बनना है बने, हमारा काम दूसरा है, हम कुछ और करेंगे। जिनको एमएलए बनना है वो भी बने, लेकिन इकोनॉमिस्ट भी रहे, सीए भी रहे, थोड़ा इधर उधर भी रहे। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि हमारे जीते जी कम से कम एक लड़ाई एक लॉजिकल एंड पे जरूर पहुंचना चाहिए। नहीं तो जो भी मिला है डॉक्टर अंबेडकर के वजह से, सब हुक्मरान बनने के चक्कर में उस सब हवा में चला जाएगा। शुक्रिया, जय भीम।